सर अब आ रही है मेरी? हाँ ठीक है, ओके। चलिए स्टार्ट करें। यस सर। चलिए, आज का जो टॉपिक हमारा जो रहने वाला है, ड्राइंग सब्जेक्ट का ये रहने वाला है। जितने भी ड्राइंग के स्टूडेंट हैं तो इस श्रृंखला को बहुत ध्यान से लेके चलिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन निश्चित रूप में बन सकते हैं। श्रृंखला शुरू करने से पहले चंद लाइनें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि थोड़ा और पढ़ लीजिए, थोड़ा और पढ़ लीजिए, क्योंकि किसी कोने में कोई आपसे ज़्यादा पढ़ रहा है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने जो ये श्रृंखला बनाई हुई है अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ, तो आंसर दीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है कि यामिनी रॉय ने सूत्रपात किया था। यामिनी रॉय ने किस चीज का सूत्रपात किया था? कोई बताएगा? दिल्ली शिल्प चक्र का इन्होंने क्या किया था? सूत्रपात किया था। गुड। शिल्पी चक्र का इन्होंने क्या किया था? निर्माण किया था, इसका कहें या सूत्रपात किया था। वहीं पर दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, पटना शैली की खोज किसने की थी? बेटा बताइए, पटना शैली की खोज। पीसी मानक ने। अच्छा, पीसी मानक ने की थी, बिल्कुल ठीक है। पीसी मानक वो शख्स थे जिन्होंने क्या किया था? आपके जो ये पटना शैली की खोज की थी। ये पटना शैली को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? कंपनी। ये जो पटना शैली की जब हम बात करते हैं तो ये बेसिकली चित्रकला का केंद्र था या व्यापारिक मंडी थी, क्या थी? ये जो हमने पटना कहें या कंपनी शैली कहें या कंपनी स्कूल कहें, तो यहाँ पर क्या हुआ करता था? यहाँ पर क्या चीजें होती थी? यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि जो जितने भी बड़े बड़े अंग्रेज लोग थे वो यहाँ पर जो क्या करते थे? अपनी पेंटिंग बनवाया करते थे, और ये बड़ा वो केंद्र था जहाँ पर चित्रकार क्या करते थे? अपनी कलाओं को यहाँ पे क्या करते थे? बेचा करते थे। एक तरीके से बड़ी ये व्यापारिक मंडी या कहें बहुत बड़ी मंडी थी जहाँ पर तमाम चीज़ें हुआ करती थी। अगला प्रश्न है, तीसरे नंबर का प्रश्न है। आप देख पा रहे होंगे, तीसरे नंबर का प्रश्न रख रहा हूँ। तीसरा नंबर का प्रश्न है कि पहाड़ी पेंटिंग किस समय विकसित हुई थी? पहाड़ी शैली अगर कहें पहाड़ी पेंटिंग को हो या पहाड़ी स्कूल को हो या पहाड़ी कलम को हो, तो ये किस समय इसका विकास हुआ था? 17वीं से 19वीं शताब्दी में। आरती बताइए। थोड़ा पढ़ लेना, कहीं पर ही अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया है। तो जैसे कि आपको मैं बता दूं, ये जो हुई थी, जो प्रारंभिक अगर हम बात करें, प्रारंभिक क्या था? 18वीं शताब्दी से, और विलंब की अगर बात करें, विलंबित की अगर बात करें तो ये 19वीं शताब्दी होती है। ठीक है, 19वीं शताब्दी। ठीक है, याद देखिएगा। हमने क्या बात करी? जो पहाड़ी शैली का जो उदय हुआ था वो प्रारंभिक 18वीं शताब्दी से, विलंबित अगर बात करें तो ये थे आपकी 19वीं शताब्दी। ठीक है, इस चीज को समझ लीजिएगा। अब अगला प्रश्न रख रहा हूं कि मुगल शैली के जगत प्रसिद्ध चित्र, मुगल शैली में एक जगत प्रसिद्ध कहें विश्व प्रसिद्ध एक चित्र बना था, जिसे हम बैलगाड़ी का चित्रांकन किसके द्वारा बनाया गया था? बैलगाड़ी का एक चित्र बनाया गया था, आपको पता होगा। ठीक है, बताइए। ये था बैलगाड़ी का चित्र, जिसे आता बताइए। बैलगाड़ी का चित्रण किसके द्वारा किया गया था? हाँ, हेमा बताइए। हाँ, हेमा बताइए किसके द्वारा किया? जी सर। किसके द्वारा किया गया था? क्या सर? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि अभ्रंग शैली में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है? अभ्रंग शैली की अगर पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि
सुनहरे रंग का। किस रंग का हुआ है? सर सुनहरे का। सुनहरा रंग था, उसका सारथी रूप में प्रयोग हुआ था। वैष्णवी, आप सबसे बाद में आंसर देना, ठीक है? थोड़ा इनसे पूछते हैं। चलिए, अब अगला प्रश्न है कि पाल शैली के चित्र किन स्थानों पर बने हैं? चलिए बताइए। चलिए वैष्णवी, आप ही दीजिए। सर नारद है। मैं कह रहा हूं कि पाल शैली के जो चित्र थे किन स्थानों पर बने थे? पाल शैली के जो चित्रण थे, बिल्कुल ठीक है, ये आपके बंगाल में बने थे। बंगाल, बिहार, नेपाल। बिहार और नेपाल, इन क्षेत्रों में क्या थे? आपके पाल शैली के चित्र ये विकसित हुए थे या कहीं यहाँ बने थे। ठीक, अब अगला प्रश्न, सभी लोग इस चीज को ध्यान में रखिएगा, जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं। अगर आप लोग इस श्रृंखला में जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर 70555107 पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, तो इस क्लास का हिस्सा बन सकते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है कि पाल शैली का जो सचित्रित ग्रंथ है कौन सा है? पाल शैली का बताइए। पाल शैली का जो सचित्रित ग्रंथ है, अगर विदन हाँ सर प्रज्ञा पारमिता। ठीक है, ये प्रज्ञा पारमिता है, ठीक है, पारमिता, ये बिल्कुल सही कहा आपने। अब अगला प्रश्न है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर देख पा रहे होगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहरें मिली थी, उन मोहरों का जो नाप था या माप था वो कितना था? कितना था? 22.5 इंटू 2/2। चलिए वैसे आप भी देते जाइए बेटा, कोई नहीं, यहाँ पर ये आंसर नहीं दे रहे तो आप ही दीजिए फटाफट। 22.5 इंटू 2/2 है। देखिए, अगर हम देखें ना, सिंधु घाटी में जो मोहरें मिली थी उसका जो माप था लगभग 2/1/2 इंच वर्गाकार था। वर्गाकार ये क्या था? मोहरों का माप था, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि हड़प्पा टीले की खोज किसने की थी? जिसे आता है वो आंसर फटाफट देते जाइए। हड़प्पा टीले की खोज की? कनिंघम 1978। बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पर जो कनिंघम ने ये की गई थी, कब की गई थी? 1878 में ये कनिंघम ने 1978। 1878 था या 1978 था? 1800 है, पता है? 1878 में 1878। हाँ, तो 1900 क्यों कह रही हूँ? कनिंघम ने ये किया था, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, इसको देखिए ध्यान से सुनिएगा कि जो दीदारगंज की जो यक्षिणी है, जिसे हम चौड़धारणी के रूप में हम इसको जानते हैं, कि मूर्ति किस वर्ष किस स्थान से प्राप्त हुई थी? आपने दीदारगंज की यक्षिणी की मूर्ति या कहीं जो चौड़धारण जिसने चौड़ पकड़ा के रखा है, तो इस मूर्ति को कब प्राप्त किया गया था और कहाँ से प्राप्त हुआ था? और मुझे ये भी बता दीजिए, अगर पढ़ा है तो ये कितने फीट ऊंची है, बताइए। सर ये मिली तो पटना से थी। बोलते रहिए। सर 1917 में मिली थी पटना से। और अभी वो याद नहीं। देखिए, जो ये प्रश्न है सर 1917 में मिली थी। बिल्कुल ठीक। 1917 में 1917 ईस्वी में ये कहाँ मिली थी? आपके बिहार राज्य के जो आपके दीदारगंज है, दीदारगंज आपने सुना होगा। दीदारगंज के जो गंगा नदी का जो तट है, गंगा नदी के तट से ये यहाँ से प्राप्त हुई थी। अगर हम बात करें
ये कितने फीट है तो ये आपको बता दो 5.5 फीट ये क्या है, ऊंची ये मूर्ति है। ठीक है, ऊंची ये मूर्ति है, आपको याद रखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि चावड़ मतलब इसने चावड़ पकड़ा है, बहुत बेहतरीन ये है। पूरे इसका गले में कंठहार भी डाला हुआ है। अभी तक की इसमें जो मिली है सबसे बेहतरीन मूर्ति ये मानी जाती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि सारनाथ का प्राचीन नाम क्या है? सारनाथ का प्राचीन नाम बताइए। सारनाथ का प्राचीन नाम, जो भी ऑनलाइन देख रहा है वो भी आंसर दीजिएगा। नहीं बेटा, नहीं। सर ऋषि पतंग था क्या? हाँ सर, सॉरी सर, मृगदाव या ऋषि पतंग है, मृगदाव भी कहते हैं। बिल्कुल सही, मृगदाव या फिर ऋषि पतंग ये कहा गया है। क्या है? सारनाथ का जो प्राचीन नाम है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, यह है कि जो महास्तूप है, आपने महास्तूप पढ़ा होंगे, क्योंकि जब सिंधु घाटी सभ्यता, बौद्ध ये पढ़ा होगा, शुंग काल पढ़ा होगा, तमाम से गांधार पढ़ेगी, तो उसके बाद ये सांची पढ़ा होगा, तो उसमें आपने पढ़ा होगा महास्तूप। महास्तूप का व्यास अगर आपके ध्यान में है तो महास्तूप का व्यास कितना है बताइए? महास्तूप का व्यास, जो महास्तूप है बताइए बेटा। सांची का महास्तूप, हाँ बताइए, व्यास कितना है बताओ बेटा। इसका जो व्यास है, सांची का महास्तूप कौन था? बोलिए। सर सांची का, हाँ बोलो। सर सांची का तो 120 फीट है। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ 68 है सर वो उसका भरूच का। हाँ, देखिए अब कहीं पर महास्तूप पूछा जाता है तो आपको सांची का ही ये पता होना चाहिए कि महास्तूप या सांची नहीं दिया जाएगा, तो महास्तूप दिया जाएगा, जो आपका 120 फुट क्या है ये ऊंचाई में है, और क्या है 54 फीट ये क्या है इसकी चौड़ाई है। देखिए अगर आप बात करें 120 गुणा 54 ये क्या है फीट ये है। ठीक है, याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न है कि हल्दर ने बाघ की गुफाओं के जो चित्रों की प्रतिलिपि किस वर्ष तैयार की थी? हल्दर ने बाघ की गुफाओं का जो प्रतिलिपि है, 1921 में। पक्का है? यस सर। जो ये है 1921 में ये चित्र बनाए गए थे, प्रतिलिपि या चित्र एक ही कहिए, तो वो उस समय बने थे। अब अगली बार, जो नृत्यकी अम्रपाली नामक चित्र किसने बनाया ये बताइए। नृत्यकी सर नंदलाल ने, सर नंदलाल। अम्रपाली नामक चित्र किसने बनाया था? यहाँ पर वैष्णवी नंदलाल जी के बारे में बात कर रही हैं हम, तो बताइए को आप लोग, किसी को आता है तो इसका जो राइट आंसर है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। ठीक है, नृत्यकी का ये जो चित्र था, अम्रपाली नामक जो चित्र बनाया था वो आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। अब यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मुझे लगता है कि आई थिंक ये प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ पर है कि राहुल समर्पण का जो चित्र है वो कौन सी गुफा संख्या में स्थित है? राहुल का समर्पण, गुफा 17। ये कौन सी गुफा है? आपने गुफा 17 का, अजंता गुफा 17, ये 17 में है। ठीक है, गुड है, वेरी गुड है। अब अगला प्रश्न है कि बेरुल नाम से जाने जाने वाली गुफा के नाम बताइए। कौन जानी जाती है बेरुल? सर एलोरा। जो जानी जाती है वो एरोला है, याद रखिएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। और ये बताइए, आधुनिक कला के वादों का जन्म स्थान था, जो कला के जो वाद थे ना, वादों का जो जन्म स्थान माना जाता है, कौन से स्थान को माना जाता है? सर फ्रांस। पुष्पा बिल्कुल भी आंसर नहीं दे रहे, बताइए बेटा।
इसका जो सही आंसर है फ्रांस, बिल्कुल सही है। ये फ्रांस में ही माना जाता है, कला के जो वादों का जो जन्म स्थान माना जाता है फ्रांस है। अब मुझे ये बताइए, सर ये मुझे ना बता दो सर, इसका बता नहीं है मुझे। इसका जो आपने बताया है सर, ये वाला है फ्रांस में जो आपने बोला ना वादों का, ये क्या है जो मतलब? आधुनिक कला के जो वादों का जन्म हुआ था, जो कला से रिलेटेड जो चीजें उत्पन्न रही थी, अगर वाद का मतलब किस तरीके से समझाऊं, जैसे जैसे हमने कहा कि कला के तत्व रूप भेद इस टाइप से जो होते हैं, तो इनका जो जन्म स्थान माना गया है वो फ्रांस में माना गया है। इसी टाइप के कुछ था। तो वैष्णवी बता सकती है क्या था इसका वाद क्या है? सर जितने भी वाद हैं ये प्रभाववाद और हाँ। अभिनेतावाद ये हाँ। सबसे ज्यादा फ्रांस में विकसित हुए। देखिए, जो यथार्थवाद, अतीतवाद, घनवाद, ये तमाम जितने भी वाद हैं, बेसिकली अगर इन चीज़ों को देखोगे तो अगर हम मुख्य केंद्र रहा है फ्रांस। हाँ, जो हम पश्चिमी भारतीय ना पश्चिमी सभ्यता की जब हम बात करते हैं, तो पश्चिमी सभ्यता के सामने हमें जितने भी वाद आते हैं, आपने पढ़ा होगा यथार्थवाद, घनवाद, आदर्शवादी, जो अलग अलग वाद हैं, जहाँ पर एक वाद शब्द आता है तो बेसिकली ही ये फ्रांस से इनका क्या था, उदय हुआ था। तो इस चीज़ को लेके चलिएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न का यह है कि पटना शैली के चित्रकारों को सर्वप्रथम किसका संरक्षण प्राप्त हुआ था? पटना में जितने भी चित्रकार रहे थे, जो भी आर्टिस्ट रहे थे, उनको जो संरक्षण दिया गया था किनके द्वारा मिला था? सर्वप्रथम अंग्रेज अधिकारियों द्वारा। बताइए, क्या ये सही कह रही हैं? अगर आपने पटना शैली पढ़ी है तो पटना शैली बताओ। प्रेमा, आप आना जाना क्या कर रहे हो? या तो आइए फिर, या तो चले जाइए। सर नेटवर्क नहीं आ रही इसलिए। अच्छा, तो बिल्कुल सही है। एक बार क्वेश्चन कर दीजिए मुझे। ये मैं जो क्वेश्चन कह रहा हूँ कि पटना शैली में जो सर्वप्रथम जो कलाकारों को जो संरक्षण प्राप्त हुआ था, किसके द्वारा प्राप्त? अंग्रेज अधिकारियों का। बिल्कुल ठीक है, कि यहाँ पर जो अंग्रेज अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारियों द्वारा क्या था, इन कलाकारों को यहाँ पर क्या दिया था, संरक्षण दिया गया था। क्योंकि आपको पता है कि जिस समय जिस प्रकार से बंगाल में उथल पुथल हुई थी, या कहें फिर जिस प्रकार से जब मुगल काल का अंत हुआ था, उसके बाद जो कलाकार थे, कलाकारों के सामने एक बड़ी चुनौती उत्पन्न हो गई थी। कुछ तो कलाकार जो पहाड़ी रियासतें थे, इन रियासतों के जो राजा थे उनके संरक्षण में चले गए थे, कुछ बंगाल या किसी अलग अलग स्थानों पर चले गए थे, कुछ उनके सामने क्या थे, अंग्रेजों के अधीन रहकर इन्होंने क्या कहा था, बहुत शानदार तरीके से वर्क करा। जो आपकी पाश्चात्य शैली थी उसका भी कहीं ना कहीं उन्होंने ज्ञान लिया। तो भारतीय और पाश्चात्य और मुगल शैली का कहीं ना कहीं टोन इनके चित्रकारों के उसमें दिखाई देता है, जिसकी वजह से जो चित्र थे बहुत शानदार तरीके से बनाया करते थे। अमूमन अगर आप देखोगे, जो भी चाहे वो बंगाल के थे या पट थे, तो वो सभी लोग क्या करते थे, ये पटना आकर क्या करते थे, अपने जो चित्र थी वहाँ पर उनका बेचा किया करते थे। तो बेसिकली अंग्रेज अधिकारी उसमें बहुत बढ़ चढ़कर इनके चित्रों को खरीदा करते थे। उसके बाद वो इंग्लैंड अपने परिवारजनों को ये भेजा करते थे। आपको पता होगा जिस प्रकार से भी बाद में कैमरे का आविष्कार हुआ, कैमरे के आविष्कार होने से फिर इन जो चित्रकार थे, इनके सामने कहीं ना कहीं संकट की वो घड़ी उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि इनके सामने रोजी रोटी का समस्या आ गई थी। क्योंकि अब अंग्रेज जो जितने भी पहले जो स्वयं का व्यक्ति चित्रण या जो भी बनाए, प्रकृति नौसैनिक सौंदर्य से रिलेटेड जो भी चित्र बनाया करते थे, अब उसमें कहीं ना कहीं कमी आ गई। क्योंकि आप कैमरे का आविष्कार है तो प्रत्यक्ष तौर पर क्या होता है, अब ज़्यादा समय की जो पे खड़ा ना होके तुरंत ही तत्काल फोटो को वो प्रत्यक्ष बहुत शानदार तरीके से सजीव चित्रांकन यहाँ पर हमें फोटो से में देखने को मिल जाता है। तो ये तमाम चीज़ें रही थी, ठीक है। अब बात करेंगे, अगला प्रश्न है, रजमानामा ग्रंथ क्या है? बताइए, रजमानामा ग्रंथ क्या है? फारसी में अनुवाद है। किस चीज का? सर महाभारत का। बिल्कुल सही है कि ये महाभारत कथा ग्रंथ है, ये है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि अनुमम, ये क्वेश्चन सभी को आता होगा, जो लाल पुष्प किस मुगल चित्रकार का चित्र है? लाल पुष्प जो बनाया गया था वो कौन सा मुगल काल का वो चित्रकार था जिसने ये चित्र? अब मुझे ये भी बता दीजिएगा कि ये किस राजा का चित्रकार था? सर ये मंसूर था और ये जहांगीर का चित्रकार था। हाँ, तो ये मंसूरी था, उस्ताद मंसूर हम कहते हैं इसको। तो
ये मानसून ने ही क्या बनाया था आपका जो कौन सा था, हमने कहा कि लाल पुष्प था। ये लाल पुष्प का चित्र कहाँ कौन सा था पता है आपका? एक एक क्वेश्चन आता है कि साइबेरियन का जो पुष्प का जो चित्र बनाया गया था, साइबेरियन का पुष्प एक याद होगा आपको, वो किसने बनाया था? और मंसूर का ये था। हाँ। मंसूर का हाँ ठीक है। अब अगला जिला सारस करके कुछ है। बिल्कुल सही। अब अगला प्रश्न है कि मैंने कल भी ये शायद क्वेश्चन पूछा था, तो आज पुनः इसको रिपीट कर रहा हूँ कि ये वैष्णवी आप मत बताना, कल आपने इसका आंसर दे दिया था, तो आज इनसे पूछता हूँ कि भारत में कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र हैं? पर सात। तो भारत में अगर हम देखें बेसिकली भारत में जो सांस्कृतिक क्षेत्रीय कार्यालय, सांस्कृतिक क्षेत्रीय जो केंद्र हैं वो आपके क्या है? 7 केंद्र ये स्थापित है। अब अगला प्रश्न है कि कोलाज माध्यम का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? कोलाज माध्यम में जो बनाया गया था, कोलाज माध्यम का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? कौन सा चित्रकार था, उस किसके द्वारा किया गया था बताइए। कोलाज बताइए वैष्णवी। बताओ बेटा। चलिए रवि जी आप बताइए। सर कोलाज माध्यम में वेस्टर्न में तो जॉर्ज ब्राक और पिकासो को आता है, भारत में इसका आता है सर। बिल्कुल सही कहा आपको। पिकासो और ब्राक ये दो क्या थे? वो चित्रकार थे जिन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था? कोलाज माध्यम में चित्रांकन किया था। यह कोलाज का प्रयोग इनके द्वारा किया गया था। अब एक प्रश्न है, सभी को अनुमान मुझे आता है, यहाँ पर कवि करके कुछ वो जुड़ी है महिला, पता नहीं, तो मुझे ये बताइएगा हंस दमयंती के चित्रकार कौन है? बताइए। बोलिए बेटा। चलिए बेटा लेफ्ट हो जाइए, ना किसी का बुरा मत मानिए। चलिए लेफ्ट हो जाओ। आप बताइए, आप लोग बताइए। राजा रवि वर्मा। बिल्कुल सही है, वो राजा रवि वर्मा हैं जिन्होंने क्या बनाया था? आपका हंस दमयंती। शकुंतला का प्रेम, शकुंतला से संबंधित जो चित्र बनाया था, किसने बनाया था? राजा रवि वर्मा। हाँ देखिए, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कहना भी मानते हैं। आप लोग भी सीखो थोड़ा कहना मानना, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर का। तो यह है कि के हैबर को पद्मश्री से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? के हैबर को सर 1961 में। ये जो के हैबर को 1961 में ही क्या गया था? सम्मानित किया था। गुड, ठीक है। अब देखिए के हैबर किस चित्रकार से प्रभावित थे? चले वैसे आंसर दीजिए। चलिए आंसर दो। सर अमृता शेरगिल। और लोग बताओ। सर पॉल गोगा सीरियस। गोगा सिगन। भारती बताओ बेटा। सर नहीं बताया। प्रेमा आपने जो आंसर दिया है बहुत अच्छा आंसर दिया बेटा। तो ये क्या था? अमृता शेरगिल। जब हमने परसों अमृता शेरगिल से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने रखा था, तो वहां पर भी इनका जिक्र हुआ था कि अमृता शेरगिल क्या रही थी। तो ये जो था अमृता शेरगिल, ठीक है, अमृता शेरगिल से क्या थे? बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो ये आपको बता। अब एक चीज़, ये दूसरा क्वेश्चन है कि जो के हैबर है, दिल्ली जो ललित कला अकेडमी के जो अध्यक्ष के पद पर ये किस वर्ष से कब तक ये रहे? ये दिल्ली ललित कला अकेडमी के अध्यक्ष के पद पर रहे थे, तो कब से कब तक रहे बताइए। चलिए।
सर 1981 से 1984 तक। 19 हाँ 1980 से 84 तक। पक्का है? हाँ सर 1984 1980 से 1984 1980 1984 तक ये क्या रहे? दिल्ली ललित कला विद्यालय के क्या थे? एज ए अध्यक्ष के रूप में रहे थे। अब ये बताए सनराइज इंप्रेशन का जो चित्रकार कौन था? चलिए रवि बताइए, यहाँ पर किसी का नाम नहीं पुकार दे, जिसे आता हो आंसर दो। सर क्या बोला? संप्रेषण क्या? संप्रेषण सनराइज इम्प्रेशन का चित्रकार कौन? सर क्लास बोलो। ये सही कह रही है गलत कह रही है? सर सही है, ये क्लास वो नहीं है। क्या कहा? कुलोद क्लास मोने। मोने बिल्कुल सही है, सही आंसर दिया आपने बेटा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। चित्रकला का प्रेमा और साथ ही वैष्णवी, आप दोनों आंसर मत देना, कल हमने इसका क्वेश्चन का आंसर भी दिया था। भारती तुम भी मत देना कि चित्रकला का छठा अंग कौन सा है? हैं? रवि बताइए। सर मैं समझा नहीं, क्वेश्चन क्या बोला आपने? मैंने कहा चित्रकला का जो छठा अंग कौन सा है? पता नहीं सर। वर्णिका भंग ही है। ठीक है, जो छठा अंग होता है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है कि अजंता के चित्रों में रूप भेद का सार्थक उदाहरण वाला चित्र कौन सा है? ऐसा कौन सा वो चित्र है अजंता के अंतर्गत जो रूप भेद का सबसे अच्छा चित्र माना जाता है? वो कौन सा? बोधि सत्व कदम पानी। और लोग बताओ। पुष्पा जी। पदम पानी बोल सकते हो ये, एक नंबर। हाँ बोलो क्या कह रहे हो? देखिए बहुत अच्छा है कि बोधिसत्व जो हम कहते हैं, बोधिसत्व का जो चित्र है वो क्या है, बहुत ही शानदार ये चित्र है अपने आप में। चलिए अगला प्रश्न है कि जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर उल जामा की उपाधि से अलंकृत किया था? अबुल हसन। सर अबुल हसन। अबुल हसन बिल्कुल सही है। वो अबुल हसन ही वो शख्स था जिसको क्या कहता, जहांगीर ने कौन सी उपाधि दी थी? जो उपाधि नादिर उल जामा। हाँ, ये जो उपाधि दी थी इसने दी थी। और अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करते हुए अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया है? जब बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हो रही थी, प्राप्ति का जो चित्र था वो अजंता की वो कौन सी गुफा है जिसमें ये चित्र को बनाया गया? गुफा संख्या 1 मार लीजिए। और बताइए। सर 17। जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी इसको बता सकते हैं, और इस क्लास को अटेंड करना है तो आप संपर्क कर सकते हैं 7055510737 पर। चलिए बताइए भारती। सर इसका नहीं। ये जो किया गया था वो 16वीं नंबर की गुफा है। 16वीं नंबर की गुफा में इसको दर्शाया गया है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति करते हुए अजंता के जो 16वीं नंबर की जो गुफा है उसमें इसको चित्रांकन किया गया। अगला प्रश्न है, इसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा, आने की काफ़ी संभावनाएं हैं कि जो फतेहपुर सिकरी है कि वो कौन सी इमारत है अकबर का ख्वाब कहलाती है? अकबर का ख्वाब कौन सी इमारत कहलाई जाती है, किस स्थान पर पूछा जाता है? तो क्या है, आपके फतेहपुर सिकरी में है। तो ये जो है इमारत का जो ख्वाब है वो कौन सी इमारत है, बताओगे? बुलंद दरवाजा सर। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है, किस राज्य में है? सर उत्तर प्रदेश में है और फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाजा सर
क्या वैष्णो ये सही कह रही है? मैं गुजरात में सुना है। इसका इबादत खाना है फतेहपुर सिकरी का। मैं ये पूछ रहा हूँ, इन्होंने बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है, किस राज्य में है? सर गुजरात में। हाँ, तो इस चीज को थोड़ा सा मनन करो कि हम वो दरवाजा नहीं पूछ रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा, जो फतेहपुर सिकरी, आप याद रखना, फतेहपुर सिकरी की वह कौन सी इमारत है, मैं इमारत की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने स्पष्ट तौर पे इमारत की बात करी थी। फतेहपुर की सिकरी की वह कौन सी इमारत है जो अकबर का ख्वाब कहलाई जाती है, कि अकबर का वो ख्वाब था। जिसे भी आंसर आ रहा है कमेंट कीजिए, मूर्ख दर्शक मत बनिए। चलिए वो जो, चलिए इसे नोट कर लीजिए, आपको नहीं आ रहा है तो। वो जो थी, जो अकबर का ख्वाब कहलाई जाती है, वो इबादत खाना। सर मैंने बोला था इबादत। अच्छा, बिल्कुल ठीक है बेटा, मैंने आपकी आवाज नहीं सुनी। चलिए थोड़ा जोर से बोलना है आपसे। इबादत खाना, वो जो बिल्डिंग थी, जो इमारत थी, वो अकबर का ख्वाब था। इबादत खाना किसे बोलते हैं? जहाँ पर इबादत की जाती है, जहाँ से कहीं ना कहीं अल्लाह से कनेक्ट करने की वो बात करते हैं, तो वो उनका ख्वाब था। अब अगला प्रश्न है कि स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध चित्तौड़ का किला किसके द्वारा बनाया गया था? जो स्थापत्य कला की हम बात कर रहे हैं, स्थापत्य कला के लिए जो प्रसिद्ध है चित्तौड़ का जो किला है, वो किसके द्वारा बनाया गया था? हम तो आपके जो 5 कलाएं हैं, 5 कलाओं में से स्थापत्य कला का हम जिक्र कर रहे हैं, तो ये जो है किस वंश द्वारा बनाया गया था, यही बता दीजिए। सर मौर्य वंश द्वारा। और बताइए प्रेमा, आंसर दीजिए। सर नहीं आता। वैष्णो में आता है? सर राणा कुंभा। नहीं बेटा, ये परमार वंश द्वारा इस किले को बनाया गया था, जो स्थापत्य कला का सबसे बेहतरीन क्या है आपका नमूना है। तो परमार वंश वो वंश था जिसने चित्तौड़ के प्रसिद्ध किले को ये बनवाया था। अब अगला प्रश्न है, कल भी हमने इस पे चर्चा करी थी। जो कल जिन्होंने इस प्रश्न को सुना था, जब हमने इस पर चर्चा करी थी, वो ना बताते हो और लोग बताएंगे कि स्वास्तिक और रागमाला नामक चित्र किस चित्रकार द्वारा चित्रित किया गया है? रवि बताओ, ऋतु, पुष्पा। सर एम.एफ. हुसैन। एम.एफ. हुसैन, बिल्कुल सही है कि एम.एफ. हुसैन ने ही क्या बनाया था, ये चित्र बनाया था। एम.एफ. हुसैन ने किया था। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपके सामने मैं रखूं, वो है शकुंतला के प्रेम पत्र नामक चित्र किस चित्रकार द्वारा बनाया गया था? शकुंतला का प्रेम पत्र था, उस से संबंध वो किसने बनाया था? रवि वर्मा। एकदम कॉन्फिडेंस से होके बोलिए कि ये फलाना फलाना क्या है, राजा रवि वर्मा ही है। तो एकदम अपने दबी आवाज में मत बोलो, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है, निषाद बाग और शालीमार बाग की नींव किसने डाली? वह कौन सा मुगल शासक था जिसने निषाद बाग और क्या बोलते हैं आपकी शालीमार बाग की इस नींव डाली थी या बनाया था? बताइए। बाबर। बाबर कौन सा क्रम का मुगल शासक था? ऋतु, ये बताओ बेटा कि जो जहांगीर नहीं, जो बाबर था वो कौन से क्रम का सम्राट था? सर मतलब बाबर मुगल कालीन तो था, पर सबसे पहले मतलब 4 बाग वाली योजना उसने शुरू की थी, जो बाग को चारों तरफ मतलब चौखंडे पार्ट में। मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि मुगल काल का सबसे पहला शासक किसे माना जाता है? सर बाबर। हाँ, तो इतना समय लगता है?
चलिए अगला प्रश्न है कि जहांगीर महल कहाँ स्थित है? जहांगीर महल कहाँ स्थित है? अब आप कहोगे यार जहांगीर महल भी है। हाँ है, कहाँ स्थित है? चलिए बताइए। रवि बताओ। फतेहपुर सीकरी। और लोग भी बताओ। वैष्णवी आंसर दो। सर आगरा। तो इतनी देर में दे क्यों रही हो? आंसर पहले ही बताओ। सर आपने कहा कि देर में। चलिए अब आप दीजिए। जो वाले प्रश्न थे ना उन प्रश्नों पे कहा था मैंने, जो पूर्व में पूछे थे। ये बिल्कुल सही है, ये आगरा है। जी सर। आगरा में ही क्या है आपका जहांगीर महल है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। आप मुझे बताइए रंग की शुद्धता का परिचय होता है किससे होता है? सघनता से। सघनता। सघनता। बिल्कुल सही है, सघनता। ये सघनता से होती है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की प्रमुख विशेषता है, क्या है प्रमुख विशेषता? रेखा। जैसा देखा है और आखेट 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 आखेट। अच्छा भारती बताओ। ये सर रेखा आखेट ये सब। क्या वैष्णवी इससे सहमत है? सर आखिर के दृश्य बने हुए। देखिए आप जो क्वेश्चन कह रहे हो ना बिल्कुल गलत कह रहे हो। अब जब पूछा जाता है कि प्रागैतिहासिक काल में साराधिक चित्र किसके बने हैं, तब कहोगे तुम आखेट ये वो फलाना ढिमकड़ा। समझ में आ गया? जो यहाँ पर हमने क्वेश्चन क्या करा, मैंने कहा था कि प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की मुख्य प्रमुख विशेषता क्या है? जो प्रमुख विशेषता है मौलिकता है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं, वहाँ पर रेखा दी जाएगी, आपके शिकार के दृश्य दिए जाएंगे अलग अलग, वहाँ पर मौलिकता दी जाएगी। इसमें से कोई, अब तुमने कभी मौलिकता पढ़ी नहीं है तो ये प्रश्न तुम्हारा सीधे सीधे गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा जो प्रागैतिहासिक चित्रकला का जो प्रमुख जो विशेषता रही है वो मौलिकता रही है, तो याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न है, मुझे लगता है कि अनुमान ये प्रश्न मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इसके आने की संभावनाएं हैं, तो आसान क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है कि आप लोग बता दोगे। जो सफेद के मिश्रण से तैयार रंगतों को क्या कहते हैं? सफेद के साथ जो मिश्रण करके जो रंगतें तैयार की जाती है उनको क्या कहते हैं? टिंट। हाँ वो टिंट, बिल्कुल सही कहा आपने, वो टिंट कहा जाता है, याद देखिएगा। और बच्चे जो आंसर नहीं देख रहे हो, देख लो तुम कितने दूर दूर हो, इस चीज का स्मरण कर लो, ठीक है। अब याद रखिएगा कि ललित कला अकेडमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डीपी राय चौधरी। डीपी राय चौधरी 1954 54 1954। हाँ बिल्कुल ठीक कहा कि आपके जो डीपी राय क्या थे? चौधरी 1956। तो ये क्या थे का आपके दिल्ली ललित कला अकेडमी के प्रथम अध्यक्ष के तौर पे ये कार्य इन्होंने किया। तो अब अगला प्रश्न है यूरोपीय भित्ति चित्रों का प्रभाव किस शैली पर है? जो यूरोपीय भित्ति चित्रों का जो सर्वाधिक रूप से जो प्रभाव रहा है वो किस शैली पर आपको देखने को मिलता है, बताइए। मुगल। आरती ये सब मुगल शैली। एक चीज बताओ ना, आप मुगल शैली की बात कर रहे हो, मुझे ये बताओ, एक चीज मेरे ध्यान में रख सुनना कि मुगलों का आगमन पहले हुआ था या फिर आपके ब्रिटिशरों का आगमन पहले हुआ था? सर मुगलों का पहले आगमन हुआ था, कंपनी शैली में आएगा ना ये जो पटना शैली कह सकते हैं दूसरे तरीके से।
आप तो ये बताइए, एक चीज बताओ, पटना शैली जिस समय पटना शैली का उदय हुआ, जिस समय पटना शैली हुई थी, तो उस समय तो भारत से तो मुगल कालों का अस्तित्व समाप्त हो गया था, तो मुगलों में कहाँ से उसका प्रभाव देखने को मिलेगा? पहले तो आपका प्रश्न गलत हो गया है। सर मैंने बोला था अपनी राजस्थानी शैली पे। कुछ भी बताओ, राजस्थानी कौन सी शैली बताओ। पटना शैली में पेश होगा। देखिए प्रश्न ऐसे ही घूमते हैं। देखिए प्रेमा कह रही है कि राजस्थानी शैली ठीक है। अब राजस्थानी शैली की भी तो अंदर बहुत ढेर सारी शैलियां हैं, तो मैंने क्वेश्चन है, देखिए मैंने कहा, थोड़ा ध्यान में रखिए क्वेश्चन को, यूरोपीय भित्ति चित्रों का प्रभाव किस शैली पर, हम किस शैली की बात करें, कौन सी शैली थी? तो वो जो शैली थी आपके जयपुर शैली के अंतर्गत ही हमें क्या देखने को मिलता है? यूरोपियन जो प्रभाव है, जो टोन है, सारथी रूप में हमें किस में दिखा है? जयपुर शैली के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। इस चीज को याद रखिएगा, थोड़ा याद रखो कि कौन सी चीजें किस में है। अब मुझे बताइए, प्रश्न है कि विष्णु जी का जो सबसे प्राचीन मूर्ति किस स्थान से मिली? भगवान विष्णु की जो सबसे प्राचीन जो मूर्ति है ना, वो कौन से स्थान से मिली है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये कहाँ स्थित है? सर यूपी में है, झांसी में, ललितपुर। नहीं बेटा, वो अलग चीज है। अब हम बात करें विष्णु जी की सबसे प्राचीन मूर्ति, तो जो ये मूर्ति प्राप्त हुई थी, और कोई आंसर नहीं दे रहा है, तो ये आपके मथुरा में प्राप्त हुई थी। थोड़ा अब याद आ रहा होगा कि मथुरा के अंतर्गत ये मूर्ति आपको देखने को मिलती है सबसे प्राचीन। अब अगला प्रश्न है कि बाबर क्या था? मुगल काल का सबसे पहला शासक था, तुर्क का ये था। तो बाबर के पिता का क्या नाम था? तैमूर कौन था बाबू? उमरेश शेख मिर्जा, तैमूर वंश के वो थे, मतलब तैमूर वंश से आते थे, पर बाबर ने अपनी माता का वो लिया था, मतलब उनके उसमें चले थे। उमर शेख मिर्जा, बिल्कुल सही है। उमर शेख मिर्जा, ये क्या है? इसके फादर है, किसके? बाबर के। अब अगला प्रश्न है कि बूंदी शैली में किन रंगों का प्रयोग किया गया है? बूंदी शैली, राजस्थानी शैली के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा, बूंदी शैली में किन रंगों का प्रयोग किया गया है, बताइए। सोना चांदी। सोना, फिर से बोलना। बिल्कुल सही है। उसमें आपके किया गया था, हरा रंग का प्रयोग किया गया था, सुनहरा रंग का प्रयोग किया गया था, सोने का और चांदी का बेसिकली जो प्रयोग किया गया था वो आपके बूंदी शैली में किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी आपको डिप्लोमेटिक तरीके से क्वेश्चन को रखा जाता है, पूछा जाता है, निम्न में से हरा रंग, सुनहरा रंग और सोने व चांदी के रंग का संबंध किस शैली से है? तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, तो आपको उस समय बूंदी, जयपुर शैली, अलवर शैली या इनमें से कोई नहीं, तो आप उस समय पता होना चाहिए कि ये बूंदी शैली से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न है, ये नाथ द्वार शैली, ये कौन से राज्य से संबंधित है? ये नाथ द्वार शैली किसके अंतर्गत आती है? कहाँ है ये? राजस्थानी शैली में आती है, राजस्थान में, राजस्थानी शैली से। हाँ, तो अब इसमें क्वेश्चन रख रहा हूं कि नाथ द्वार शैली है, मेरे कहने का मतलब है ओवरऑल मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये जो है बेसिकली राजस्थान से ही संबंधित है। तो ये है जो नाथ द्वार शैली
मैं नेत्र किसके समान बनाए जाते थे? नाक द्वार शैली में जो नेत्र बनाए जाते थे बेसिकली, तो वो किसके समान बनाए जाते थे? चलिए, जो भी ऑनलाइन देख रहा है खटक से कमेंट कीजिए। चलिए बताइए। देखिए, यहां पर जो किया जाता था वो आपके हिरण व साथ ही गायों के नेत्रों के समान यहां पर क्या बनाए जाते थे? नेत्र बनाए जाते थे। किसके समान? आपके जो हिरण थे, हिरण और साथ ही आपकी गाय जो थी उनके नेत्रों के समान आपके नाक द्वार शैली में नेत्र बनाए जाते थे। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है कि जो अलवर शैली की जो आपने बात करी थी, अलवर शैली में नेत्र किस रंग के रंगों का प्रयोग किया जाता था? जो अलवर शैली में बेसिकली जो नेत्र बनाए जाते थे, उन नेत्रों में किस रंग का प्रयोग किया जाता था, ये बताइए। चलिए वैष्णवी, आंसर दीजिए। सर ये नहीं पता। किसी को पता है? मैंने तो, भारती तुम्हें तो पता ही होगा, ये तो अच्छी तरह से पढ़ा रखा है, तुम जितने भी यहाँ पर जुड़े हैं, और ये तो पढ़ा रखा है बेटा। उस समय नोट से पलटाओ तो वहां पर स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ होगा। जो आपको जो नहीं पता था वहाँ पे तो वो शायद देवरात्रि में ख्याल का प्रयोग हुआ है, तो आपको नहीं तो फिर जेवरात बिल्कुल सही आंसर है। वो जो जेवरातों की जो स्याही का प्रयोग किया गया है, ठीक है, जेवरातों में किस प्रकार के वो रंग होता था उसकी स्याही का इसमें प्रयोग किया गया है, एज ए राइट आंसर है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि आपने सुना होगा जो ये है श्रीनाथ जी का मंदिर जो बनाया गया था, वो किसके बना, कि कौन सा ऐसा वो जो राजा था, जिस राजा ने जो श्रीनाथ जी का मंदिर बनाया था। ये आपको मैं बता दूं, जो ये श्रीनाथ जी का जो मंदिर है वो आपकी राजस्थान में ही है। तो आप ये लेके चलिए कि राजस्थान का वैसा कोई राजा रहा होगा जिसने इस मंदिर को बनाया था। सर राज जी का जो मंदिर है वो राजा राज सिंह ने बनाया था। यहाँ राज सिंह, राजा महाराजा राज सिंह। ठीक है, वो जो मंदिर बनाया गया था वो महाराणा क्या था? राज सिंह ने इस मंदिर को निर्मित किया गया था, तो याद रखिएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि राजस्थानी शैली अंतर्गत महाराणा प्रताप ने चावड़ में कितने महल बनवाए थे? अब राजस्थानी शैली के अंतर्गत अगर आप देखोगे तो महाराणा जो प्रताप है उन्होंने चावड़ में किलों का निर्माण कराया था। तो चावड़ के अंदर कितने ऐसे किलों का निर्माण किया गया था, तो बता सकते हैं? चलिए, हैं 5 किलो का। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर क्या गया था? आपके 5 किलो का निर्माण किया गया था। ठीक है, 5 किलो का निर्माण यहाँ पर किया गया था। बिल्कुल सही कहा आपने आरती, तो ये पढ़ा है आपने। अब अगला बताइए कि राजस्थान से रिलेटेड प्रश्न है कि मेवाड़ स्कूल का सबसे बड़ा चित्र सेट या कहें ग्रंथ है कौन सा है? सर वो शावक चोरी वाला प्रतिक्रमण चोरी का नाम ही नहीं आता है। चलिए वैष्णवी बताइए, हमने कल ये क्वेश्चन भी पूछा था। सर सुपासनाथ Yes, sir. नहीं, हाँ बोलो आरती, न भारती। सर ये तो था सुपर स्मार्ट वाला। अच्छा, कल ये क्वेश्चन को बता, आपने मना कर दिया था, आपने कहा था कि ये नहीं है गाना। मैंने मना किया था। तो जो ये चित्र है बिल्कुल सही, तो हमने कल इसको बोला था कि जो ये रागमाला का जो चित्र है ये जो बनाया गया था, ये 1605 में इस चित्र को बनाया गया था। ठीक है, रागमाला 1605 में। ठीक है, 1605 में किसने बनाया था? नसरुद्दीन। और महाराणा उस समय जो राजा था वो महाराणा क्या था आपका? अमर सिंह था। अमर सिंह के काल में ये बनाया गया था। और अमर सिंह के काल को किस काल की संज्ञा दी गई थी? स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई थी, याद रखिएगा। स्वर्ण काल की संज्ञा इनके काल को दिया गया था, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब एक चीज है कि जो गवास
रंगों की प्रकृति कैसी होती है, बताओगे कोई? सर अपारदर्शी। अपारदर्शी बिल्कुल सही है प्रेमा जी, बहुत सुंदर। तो अपारदर्शी ये होती हैं। देखिए, हमको कभी भी जो हमें पढ़ाई करनी चाहिए, हमें भी कभी भी जो आपके ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, ऑप्शनों पे कभी भी डिपेंड नहीं होना चाहिए। हमें प्रश्न इस तरीके से पढ़ना चाहिए जिस प्रकार से अभी यहाँ पर, जैसे आरती भी अच्छा दे रही है, चलो वैष्णो की तो हम बात ही नहीं करेंगे, तो क्योंकि प्रेमा है, तो जो भारती, तो जिस प्रकार से तुम आंसर दे रहे हो ना, कभी भी याद रखिएगा, तुम्हें जो ऑप्शन है ऑप्शनों पर डिपेंड मत रहिए, बिल्कुल भी मत रहिए। वहाँ कैसे भी ऑप्शन है, एक जो ऑप्शन, जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो होगा ही होगा, तो वो चीज़ याद रखिएगा बस। तो मेरी कोशिश यही रही कि क्योंकि मैं इसी तरीके से क्वेश्चन लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ठीक है। तो ये अब अगला प्रश्न है, द बाथ, एक प्रश्न है, द बाथ पेंटिंग किसने चित्रित की थी? द बाथ जो पेंटिंग थी वो किसने बनाई थी, बताइए। द बाथ, टेल मी। जिसे आता है ऑनलाइन वाले कमेंट कर सकते हैं। चलिए, बात हाँ, कौन से जगह? और लोग बताओ। सर सेजानी है शायद। आरती, नहीं सर, अभी पढ़ा नहीं है, याद नहीं। अभी नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल मत पढ़ो, अभी टाइम बहुत है, कोई जल्दीबाजी नहीं। अगले साल पढ़ना, पेपर समाप्त हो जाएगा उसके बाद पढ़ना, जब पेपर हाथ में आ जाएगा उसके बाद पढ़ना, ठीक है। तो बिल्कुल सही है। ये जिन बच्चों ने भी इसका जो आंसर दिया था, पहले आंसर वैष्णवी ने दिया था, दबे जबान से ही बोला था, उसको लगा था ये प्रश्न गलत होगा, मगर सही आंसर दिया। तो पॉल सेजान करके वो हैं। तो बेटा ये है ना? हाँ, तो पॉल सेजान। और मुझे बता दीजिए, ये पॉल सेजान की आपने जो बात करी थी बेटा, ये कौन से वाद के हैं, ये कौन से वाद के कलाकार हैं? प्रभाववादी ये चित्रकार हैं, और ये उत्तर प्रभाववाद के जनक भी माने जाते हैं, आपको याद रखिएगा। ये क्या है, उत्तर प्रभाववाद के जनक के रूप में भी हम इनको जानते हैं, और साथ ही इसे आधुनिक कला शैली के रूप में, जन्मदाता के रूप में भी जाना जाता है। देखिए, आधुनिक कला शैली के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है, क्वेश्चन बनता है तो आप पॉल सेजान को कहा जाता है। और पूछा जाता है कि उत्तर प्रभाववाद के जनक के रूप में किस व्यक्ति को जाना जाता है, तो यही व्यक्ति है। तो पूछा जाता है कि द बात किसने बनाई थी, तो यही व्यक्ति था जिसने ये चित्र बनाया था, ठीक है। समझ में आ रहा है? मुझे हंसी क्यों आ रही है, तुम्हें कुछ बच्चों को पता चल गया होगा। क्यों आरती, क्यों भारती, है ना? चलिए, अगला प्रश्न है कि नंदलाल बोस का जो दांडी मार्च यात्रा का जो इन्होंने चित्र बनाया था, वो किस माध्यम में बनाया था? सर लिनोकट। बोल। ये कौन सा कपड़ा यूज था, कपड़ा में बनाया था, मैं ये कैनवास पे बनाया था? कपड़े में। हाँ बोलो, वैसे कुछ बोलना चाह रही हो। ये जो बनाया गया था, बिल्कुल सही का जो माध्यम था वो लिनोकट ही वो था, ठीक है। बेसिकली अगर आप देखोगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग जो इन्होंने किया था कैनवास पे ही किया था, तो लिनोकट वो था, तो उसमें ही इनके द्वारा बनाया गया था। अब अगला प्रश्न है कि वह कौन सा ऐतिहासिक स्थान है जो भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है? अजंता, जोगीमारा और बताओ।
चलिए भारती, सर होशंगाबाद। चलिए और भी बताओ। पुष्पा जी, आप बहुत लंबे टाइम से खामोश हैं। सर जो बीमार है। देखिए, फिर मैं आपकी फिल्म का एक डायलॉग, आपका एक फिल्म का डायलॉग है ना, पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला, तो आप झुकना नहीं है आपने। चलिए बताइए, ये आपको, चल बेटा रहने दे। आप सभी को आता है इस प्रश्न को, आपने अगर ऑप्शन यहाँ पर दिया जाए तो तुरंत ही आप इसको कर दोगे। अनुमान सभी को, मुझे जहाँ तक, आपने सुना होगा लेपाक्षी मंदिर, नाम सुना है? जी सर। तो लेपाक्षी मंदिर है जो ऐतिहासिक स्थान है, जो भित्ति चित्रों के लिए ये जाना जाता है। ठीक है, लेपाक्षी मंदिर है। तो यह देखिएगा। अब आते हैं आपके भारतीय जो तिरंगा है, हमारा जो झंडा है, तो उसका क्या माप है, बता सकते हैं? हमारा जो तिरंगा है उसका माप बता सकते हैं? उसका है सही फिर से बोलो, एक एक करके बोलो। सर 3:2। अरे मैं उसकी लंबाई चौड़ाई पूछ रहा हूँ। मैंने अनुपात नहीं पूछा, मैंने कहा माप पूछा है। लाइट गई।